दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, जैसे अभी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? खाली है। और मैं दूर दूर से कोई दो चार्जेस है ना, मान लीजिए दोनों प्लस हैं, मान लीजिए दोनों क्या है, दूर दूर से मैं ला रहा हूँ उनको और एक दूसरे के करीब ला करके उनको रखना चाहता हूँ Q1 Q2 को। तो ऐसा रखने में मुझे कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों प्लस चार्ज हैं। जब मैं उनको दूर से पास लाते रहूंगा तो दोनों एक दूसरे को रिपल करते रहेंगे, प्रतिकर्षित करते रहेंगे। तो उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध मुझे उनको पास पास लाने में कार्य करना पड़ेगा, उस रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट में। क्योंकि रिपल्शन फोर्स मतलब वो दोनों एक दूसरे को दूर ढकेलने का प्रयास करेंगे, लेकिन मेरे को उनको पास लाके उनको बैठाना है, बैठो चाय पानी पियो करके, लेकिन ठीक है, लेकिन उन लोग तो दूर जाएंगे तो मेरे को उनको काम करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया क्या? वही कार्य, वही वर्क डन जो है उस सिस्टम में, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सी एनर्जी के रूप में? मतलब आपको जितना काम करना पड़ रहा है ना, उसी अमाउंट को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? तो मैंने एग्जाम्पल के लिए दो चार्ज लिए हैं, ऐसे आप तीन चार्जेस को भी ला सकते हो, 10 15 20 चार्जेस को ला सकते हो, कितने भी चार्जेस को ला सकते हो। ठीक है, तो हम शुरुआत करें कहानी। तो फिलहाल मैं आपको दो चार्जेस के सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी बताऊंगा, फिर तीन चार्जेस का, फिर एन चार्जेस का। ठीक है, समझ में आ रहा है? कौन से वर्क डन को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी? जो अनंत से आवेशों को एक दूसरे के पास लाकर सिस्टम बनाने में आपको जो वर्क करना पड़ता है। अच्छा, एक बात बताओ, अभी तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा क्योंकि दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं। तो इस केस में जो है पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। क्या होगी? अब कल्पना करो कि एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज है और तुम अनंत से दोनों को ला रहे हो। अब तुम काम नहीं करोगे, फील्ड खुद काम करेगा, बिकॉज अब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो तुमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बात समझ आ रही है? इस हालात में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव मानी जाएगी, क्योंकि अब दोनों के बीच क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अट्रैक्शन फोर्स, क्यों अट्रैक्शन फोर्स लगेगा? क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है, तो तुमको पहले मशक्कत करनी पड़ी थी प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स, बट अब तो अट्रैक्शन फोर्स है। अब हम काम नहीं करेंगे, कौन काम करेगा? फील्ड खुद काम करेगा, वो खुद आना चाहेंगे, और इसलिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। बात समझ में? ठीक है, अब चलिए, तो मैं बारी बारी से पहले सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के लिए, किसके लिए? टू चार्जेस। अब सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के लिए मैं पहले ले रहा हूं, फिर थ्री चार्जेस के लिए लूंगा। देखो, सब ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे खाली है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मैं टू चार्जेस के लिए ले रहा हूँ, मतलब मेरे को दो चार्जेस लाने हैं। दो चार्जेस कैसे लाऊंगा? पहले एक लाऊंगा फिर दूसरा लाऊंगा। चलिए, मैं पहले एक चार्जेस लाता हूँ। एक पहला चार्ज यहाँ पे मैंने ला के रखा, पॉइंट ए पर मैंने पहला चार्ज Q1 ला के रखा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तुम पहला चार्ज ला के रखोगे तो तुमको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा बताओ? क्यों नहीं करना पड़ेगा वर्क डन? बताओ, दिमाग लगाओ। क्योंकि हाँ, क्योंकि पहले से वहां पे कोई चार्ज नहीं है। पहले से होता तो तुमको दूसरे वाले को लाने में मशक्कत करनी पड़ती, या कुछ भी हो सकता था। यानी कि भाई वो डिपेंड करता है कि पहले से रखा हुआ चार्ज कैसे नेचर का है। अगर पहले से रखा हुआ चार्ज प्लस है और तुम दूसरा वाला ला भी प्लस वाला रहे हो, तो तुमको रिपल्सन फोर्स का विरोध का सामना करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी। समझ में आ रहा है? या पहले वाला अगर माइनस होगा तो वो खुद अट्रैक्ट करता हुआ ले आएगा, लेकिन यहाँ पहले से कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? जब पहले से कुछ नहीं है तो पहला चार्ज लाने में तुमको कार्य नहीं करना पड़ेगा, तो नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ W1 जीरो होगा, जीरो वर्क डन पहले चार्ज को लाने में। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? अब सुनो मेरी बात। अब पहला चार्ज तुम ला कर यहाँ रख दिए हो, अब बारी है दूसरे चार्ज की। वो देखो दूसरा चार्ज, और वहां से अनंत से बुलाकर उसको ला रहा हूं मैं यहाँ पर
Q2 चार्ज को ला रहा हूँ, पॉइंट बी पे रखा हुआ है, दोनों के बीच की दूरी R12 बोल, क्या बोल दो, क्योंकि Q1 और Q2 के बीच की दूरी है तो R12 बोल दिया। अब इस वाले चार्ज को मैं लाया हूँ, तो मुझे आप बताइए इस वाले चार्ज को लाने में अब आपको वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ये भी प्लस है, दोनों प्लस है, तो आपको रिपल्सिव फोर्स का सामना करते हुए, उसका विरोध करते हुए वर्क डन करना पड़ेगा। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा वही मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वर्क डन टू मूव Q2 चार्ज फ्रॉम इंफिनिटिव टू पॉइंट बी। अनंत से लेकर, कहाँ से लेकर, अनंत से लेकर कहाँ तक लाए उसको मैं, पॉइंट बी तक। तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो मैं उसको उस वर्क डन को नाम देता हूँ W2। क्या नाम देता हूँ? और आपको पता है, अब भी मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वर्क डन के लिए आपको पोटेंशियल को चार्ज से गुणा करना पड़ेगा। पोटेंशियल को चार्ज से किस क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे पोटेंशियल, तो वो अच्छा बताओ पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल होगा, किसके कारण आपको मेहनत करनी पड़ी है, उसके पीछे इसका हाथ है ना, आपको मशक्कत क्यों करनी पड़ी है, ये उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि ये उसको रिपल कर रहा है। तो जो जितना काम करना पड़ेगा उसी को बोलते हैं पोटेंशियल, उसे क्या बोलते हैं, किसके कारण, इसके कारण। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ना, मैं लिखूंगा पोटें, वो जो कार्य होगा ना, सबसे पहली बात तो ये है कि सर यहाँ पे जो आप वर्क डन निकालना चाह रहे हैं वो दो चीज का इनटू होगा। कौन कौन से दो चीज का, एक पोटेंशियल एक चार्ज। पोटेंशियल कौन सा, वो जो इस पॉइंट पर है इसके कारण, क्योंकि तुमको मशक्कत इसके कारण करनी पड़ रही है। चार्ज वो जिस चार्ज को तुम लाए हो, कौन सा चार्ज लाए हैं, तो Q2 चार्ज को तुमने लाया है, मगर पोटेंशियल कौन सा लिखूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू चार्ज Q1 और इंटू Q2 आपको लिखना है। समझ में है? मतलब कि वो जो वर्क डन, कौन सा वाला वर्क डन है, ये जो Q2 चार्ज को अनंत से पॉइंट बी तक लाने में करना पड़े, वो वर्क डन क्या होगा, दो चीज का गुणा होगा। पहली चीज कौन सी होगी, Q1 चार्ज के कारण बिंदु P पर विभव कितना है, पोटेंशियल कितना है, और इंटू Q2। इधर वाले इधर इसके कारण पोटेंशियल क्यों हिसाब किताब कर रहे हैं, मतलब मैं जो लिखा हूँ पोटेंशियल एट पॉइंट बी पर पोटेंशियल किसके कारण, Q1 के कारण, वो क्यों आया यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्योंकि तुमको जो काम करना पड़ रहा है वो कौन सी ताकत का विरोध करते हुए, उसी की तो का ताकत है जिसके लिए तुमको, जिसका विरोध करके तुमको काम करना पड़े, तो उसी का पोटेंशियल लिखेंगे ना, नहीं समझ में? और तुम ला किसको रहे हो, तो इसलिए Q2 आएगा। अब बताओ मेरे को पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, ये यही वाले फॉर्मूले से है ना, बाजू में फॉर्मूला लिख देना, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। चलो बताओ कितना होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, किसी चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, W2 कितना होता है पोटेंशियल, 1/4πε0 Q1, क्योंकि हम Q1 ड्यू टू चार्ज Q1 लिखे ना, और अपॉन डिस्टेंस R12 लिखे हैं, नीचे लिखे हैं, स्क्वायर में मत लगा देना, ठीक है, और इनटू क्या है Q2, तो क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12, ये निकाले तुम क्या चीज, W2। अब टोटल वर्क डन बताओ कितना होगा, टोटल वर्क डन W1 और W2 को ऐड करेंगे, W1 प्लस W2, तो W1 तो जीरो है और प्लस W2 इतना है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12, तो इतना ही आएगा, और यही आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा फॉर्मूला। सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने डिराइव कर लिया। आपको खास ख्याल यहाँ रखना है कि जब Q2 चार्ज को इन्फिनाइट से पॉइंट बी तक ला रहे थे तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो कितना करना पड़ेगा, वो दो चीज का प्रोडक्ट होगा, कौन कौन सी दो चीज, Q1 के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है वो, और जिस चार्ज को तुम ला रहे हो वो। आंसर आ गया आपका, डाउट है क्या, कोई डाउट तो पूछ लो, क्योंकि अब हम देखेंगे सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस के लिए, किसके लिए देखेंगे, सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। चलो
अब मैं आपको बता रहा हूँ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, मिटाओ इसको। अब देखो इसको मिटाता हूँ मैं, चित्र थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ, दूसरा वाला है ना, यही बनाता हूँ। देखो ध्यान से समझना, ये सब भूल जाओ, इसमें से कुछ ही चीज़ मेरे को मिटानी है, बाकी चीज़ बहुत सारी चीज़ सेम रहने वाली है, इसलिए मैं नहीं मिटा रहा हूँ, सोच समझ के मिटाऊंगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब सिस्टम ऑफ किसके लिए देख रहे हैं हम लोग? मान लो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है और मैं पहला चार्ज ला रहा हूँ। कौन सा चार्ज ला रहा हूँ? तो पहला चार्ज लाने में मेरे को बताओ कुछ काम करना पड़ेगा कि नहीं? पहला चार्ज लेने में कोई काम नहीं, क्यों? क्योंकि पहले से वहाँ पे और कोई चार्ज नहीं है कि मुझे किसी फोर्स का सामना करना पड़े, कुछ नहीं है। तो पहला जो है उसको लाने में कोई काम नहीं करना पड़ेगा, इसलिए पहले वाले चार्ज को लाने में वर्क डन जीरो। ये Q1 के लिए है ना, वर्क डन टू मूव चार्ज इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, ठीक है, जीरो हो गया। अब मैं दूसरा चार्ज ला रहा हूँ, Q2 ला रहा हूँ, Q2 क्या ला रहा हूँ, कहाँ तक ला रहा हूँ? अनंत से पॉइंट बी तक, अनंत से इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक, इन दोनों के बीच की दूरी को आप बोलो R12। अब कितना कार्य करना पड़ेगा? तो सेम फॉर्मूला सर, कि आप पॉइंट बी तक ला रहे हो इन्फिनिट से किसी चार्ज को, तो Q1 के कारण उस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है आपको वो लिखना पड़ेगा, और इनटू क्या करना पड़ेगा, जिस चार्ज को तुम ला रहे हो, तो किसको ला रहे हैं अपन? तो Q2 चार्ज को ला रहे हैं। सेम बनेगा, सेम बनेगा, कोई चिंता की बात नहीं है, बस ये लाइन मिट जाएगी। टोटल करने की बारी अभी नहीं आई है, क्योंकि अब हम एक और चार्ज लाने वाले हैं। इसके पहले मेरे को दो चार्ज का सिस्टम जब मैं ले रहा था तो कहानी वहीं खत्म कर दिया था मैं, टोटल वर्क डन करके। अभी कहानी खत्म नहीं होगी, यहाँ तक की कहानी सेम है, बात समझ आ रही? अब कहानी थोड़ी और आगे बढ़ेगी। अब सुनिए सर, सुनिए सुनिए ध्यान से सर, अब कहानी में ट्विस्ट आता है। अब मैं इन्फिनिटी से पकड़ के तीसरा चार्ज लाता हूँ। कौन सा चार्ज? तो एक बहुत बढ़िया वाली बात सुनो, जब मैं इन्फिनिटी से तीसरा चार्ज पकड़ के ला रहा हूँ, अब मेरे को दो दो गुंडों का सामना करना पड़ेगा, दो दो लोग की शक्ति उसका विरोध करेगी, बात समझ में आ रही? पहले इसको बस ला रहा था तो क्या था, इसको लाया था तो कोई काम नहीं करना पड़ा, और जब इसको लाया तो केवल इसका विरोध, इसका सामना करना पड़ेगा कि यार वो इस पे एकदम फोर्स लगा रहा है, मेरे को ले जाना है, इसलिए केवल उसका पोटेंशियल आया यहाँ पे, बात समझ आ रही है? अब मैं जब तीसरा चार्ज लाऊंगा तो मेरे को इसके विरोध, इसका भी विरोध करना, ये भी उसको रिपल करेगा, छोड़ेगा नहीं, ये भी इसको रिपल करेगा, तो मेरे को अब दोनों के रिपल्सन फोर्स का विरोध करते हुए उस चार्ज को वहां बैठाना है। क्लियर, बात समझ आ रही है? तो अब वो वर्क डन कितना होगा, तो मैं यहाँ पे Q3 के लिए बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा वर्क डन टू मूव Q3 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट सी, पॉइंट सी, समझ में आ रहा है? तो अब क्या करना पड़ेगा, वो वर्क डन कैसे निकलेगा पता है? सुनो मेरी बात, वो वर्क डन कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, वर्क डन का फॉर्मूला मैं आपको क्या बताया, W इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज, मगर ये पोटेंशियल अब इकलौता नहीं रहा, अब ये सिंगल पोटेंशियल नहीं है, अब यहाँ पे दो दो पोटेंशियल काम कर रहे हैं। कौन कौन से पोटेंशियल? इसके कारण इस पर कितना पोटेंशियल लिखा है वो, प्लस इसके कारण इस पर, इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है वो दोनों प्लस होगा, ब्रैकेट बनेगा, फिर बाद में वो चार्ज आएगा Q3 जिसको तुम ला रहे हो। लिखता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना, पहले तो लिखूंगा मैं पोटेंशियल, क्या लिखूंगा, पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू Q1, ड्यू टू, प्लस, प्लस क्या लिखूंगा, वेरी गुड, पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू Q2 चार्ज, Q1 चार्ज और चार्ज है ना, और ड्यू टू Q2 चार्ज, और ये ब्रैकेट आएगा, फिर इनटू आएगा वो चार्ज जो तुम ला रहे हो। यहाँ पे केवल एक ठोक लिखा मैं, पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू चार्ज Q1, क्यों केवल ये क्यों बस लिखा? क्योंकि जब Q2 को मैं ला रहा था
उस समय वहाँ पे एक ही चार्ज था, Q1 बस था। मगर अब जब मैं Q3 को ला रहा हूँ तो वहाँ पे दो लोग बैठे हैं, तो दोनों का Q3 पर पोटेंशियल कितना कितना है दोनों को लिखना पड़ेगा तुमको, और बाद में वो चार्ज से गुणा करना पड़ेगा जिसको तुम, समझ में आया? पूरा फिट बैठ रहा माइंड पे, वेरी गुड। अब चलो, अगर ये समझ में आ रहा है ना तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखने में कोई दिक्कत नहीं जाती है। 1/4πε0 ड्यू टू क्या चीज, ड्यू टू Q1, तो Q1 कौन से पॉइंट पर, पॉइंट सी पर, Q1 के कारण पॉइंट सी पर, इसलिए दोनों के बीच की दूरी लिखनी पड़ेगी नीचे। इस दूरी को मैं R13 बोल देता हूँ। क्या वो बोलता हूँ? 13 क्यों? क्योंकि ये Q1 और Q3 के बीच की दूरी है, तो आप लिखना पड़ेगा R13 लिखना पड़ेगा, प्लस 1/4 पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू Q2, तो Q2 के कारण C पर की दूरी, इसलिए यहाँ पे दोनों के बीच का लिखना पड़ेगा मेरे को, R23 लिखना पड़ेगा। क्लियर है? तो Q2/R23 समझ में, और इंटू Q3 है, ठीक है। Q3 को अंदर इंटू करो, दोनों में बांटो, मुझे बताओ कितना मिलेगा, W3 कितना मिलेगा, W3 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13 1/4πε0। अब टोटल वर्क डन निकालो, जो आपको मिलेगा W1 प्लस W2 प्लस W3, उसी को आप टोटल वर्क डन बोलोगे और वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जाना जाएगा। चलो तीनों जोड़ो, W1 कितना है 0, वेरी गुड, प्लस W2 कितना है, W2 कितना है, W2 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12, प्लस W3 कितना है, ये W3 है, जोड़ो उसको भी, 1/4πε0 Q1 Q3 R13 1/0 Q2 Q3 R23। समझ में आया कि नहीं? अब जब सबको टोटल कर लिए, जीरो का कोई रोल नहीं है, तीनों में कॉमन 1/4πε0 है, ब्रैकेट बनाएंगे Q1 Q2 R12 Q1, एक काम करता हूँ ना, ऐसे सीक्वेंस 1 2 2 3 3 1 ऐसे लिखता हूँ, मजा आएगा। 1 2 लिख लिया, अब 2 3 पहले लिख लेता हूँ, तो एक पैटर्न में अच्छा लगेगा मेरे को, है ना। तो Q2 Q3 R23 Q3 Q1 R31 या R13 जो भी लिखो, ये आप ये आपका पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हो गया। यस, आंसर आ गया आपका। पहले बताओ ये डेरिवेशन कठिन लगा कि सरल लगा? सच में बड़ा तो नहीं लगा या कठिन तो नहीं लगा? क्यों बताऊं? क्योंकि आपको केवल तरीके से मतलब है, हमको वो क्लू मिल गया इसका। हमको बस ये रखना है कि पहले चार्ज को लाने में कोई काम नहीं करना पड़ेगा, दूसरा चार्ज लाएंगे तो केवल पहले चार्ज का पोटेंशियल और इनटू वो चार्ज जिसको आप ला रहे हो, जब तीसरा चार्ज लाएंगे तो उन दोनों के कारण पोटेंशियल जुड़ जाएंगे और इनटू वो चार्ज जो आप ला रहे हो। जब उन दोनों के कारण पोटेंशियल मतलब वो चार्ज ऊपर में कौन कौन से चार्ज आएंगे जिसके कारण आप पोटेंशियल लिख रहे हो और उन दोनों के बीच की दूरी, अगर ये सब आप समझ के पढ़ोगे तो आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, 3 चार्ज हैं, कितने चार्ज हैं? तो जो उसकी जो रिजल्टेंट जो फाइनल जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आई है उसमें आप देखो ब्रैकेट के अंदर 3 चार्ज में से दो की जोड़ी बनी हुई है, Q1 Q2 बना है, फिर Q2 Q3 की जोड़ी बनी है, फिर Q1 Q3 की जोड़ी बनी है। 4 लोग होते तो क्या होता? 4 जोड़ी बनती, 4 जोड़ी बनती नहीं, ज़्यादा बन जाती। देखो 1 का 2 से भी, 1 का 4 से भी, 1 का 3 से भी, 2 का 1 से वाला रिपीट हो गया ना, 1 का 2 से हो गया, मतलब वो 2 और 1 का 1 हो गया, समझ में आ गया? 2 का 3 से होगा, 2 का 4 से होगा, ठीक है, फिर 3 का 4 से होगा क्योंकि 2 से हो चुका है ये। हाँ, Q2 और Q3 और Q3 और Q2 लिखने की अलग अलग थोड़ी है, तो सेम है ना, बात समझ में आ रही?
तो टोटल कितने टर्म्स आएंगे बताओ। देखो है ना, 1 का तीनों से लिखूंगा तो 3 टुक आ गए। 2 का फिर 1 से नहीं लिखाएगा क्योंकि वो शामिल हो चुका है उसमें। 3 2 5 और एक 6 टुक बनेगा। समझ में? तो वो हम करेंगे नहीं, बस मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बोल रहा था। अब हम इसी कहानी को n के लिए लिखेंगे कि n नंबर ऑफ चार्जेस है तो क्या होगा। समझ में आ रहा है? चलिए n के लिए लिखते हैं। हाँ देखो, ए भैया देखो, अगर इसको शॉर्टकट में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा। 1/4 समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to 3, j इज इक्वल्स टू 1 to 3 और i डज नॉट इक्वल टू j। अब ये i डज नॉट इक्वल टू j क्यों बताऊं? कहीं भी देख लो आपको Q1 नजर नहीं आएगा, Q2 कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, Q3 साथ में है क्या? नहीं है ना। इस एक्सप्रेशन को जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा समेशन फॉर्म में, तो मैं आपको बताया क्यू आई जे आप लिख दो और आई भी 1 से 3 तक बता दो, जे भी 1 से 3 तक बता दो। तो 1 से 3 तक क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे पहला वाला जो चार्ज है वो भी 1 2 3 दिख रहा है, दूसरा वाला भी 1 2 3 दिख रहा है, मगर यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ आई डज नॉट इक्वल टू जे, आई डज नॉट इक्वल टू। तो बस दोनों सेम नहीं हो सकते, दोनों सेम। अब दोनों सेम नहीं हो सकते लेकिन अलग अलग हो सकते हैं। तो अलग अलग के रूप में फिर आपके पास इस एक्सप्रेशन के हिसाब से Q12 आ जाएगा तो Q21 भी तो आएगा, क्योंकि i की वैल्यू 1 हो सकती है तो i की वैल्यू 2 भी हो सकती है। जब i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2 और i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू, तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में Q12 भी छुपा हुआ है और Q21 भी छुपा हुआ है। लेकिन आप ही ने तो बताया सर ये दोनों क्या है, अलग अलग नहीं है, सेम है। तो जब सेम है तो वो लोग 2 बार आ जाएंगे। बल्कि यहाँ पे आप देखो Q12 है, Q21 है क्या? नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो भी आ गया है। मतलब ये जैसे 3 चीजें ना, वहां पे कितनी हो गई है? 6 हो गई है। वो चीज कितनी हो गई है? तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो Q1 और Q2 Q1 सेम है, Q1 Q2 और Q2 Q1 क्या है? सेम है। सेम होने के नाते भी उन लोग डबल आ गए, इसलिए हमको ओवरऑल इस एक्सप्रेशन में सामने में 1/2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ सब ना 2 बार रिपीट हो गए। Q12 तो Q21 भी आ गया है, जबकि वो 2 अलग अलग चीज नहीं है, वो क्या है? सेम चीज है। और यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो एक ही बार लिखा हुआ है, इसलिए 1/2 करना पड़ेगा। समझ में आया? n के लिए भी लिखोगे तो ये वाला n बस होगा, लेकिन 1/2 आपको करना पड़ेगा ताकि वो वापस बैलेंस हो जाए। ठीक है, अगर ये 1/2 नहीं लगाओगे ना तो यहाँ पे क्या क्या पता है? Q12 Q13 फिर आगे चल करके Q21 भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जबकि यहाँ पे देखो सिर्फ क्या लिखा है? Q12 लिखा है, Q21 अलग से नहीं लिखा है, क्योंकि वो एक ही चीज है, वो बार बार क्यों आएगा? तो ये कि यहाँ पे 6 पद थे, है कितने एक्चुअल में? 3। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाफ लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? अब ये जाके सही हुआ। क्लियर है? n तक के लिए लिखना हो, सिस्टम ऑफ n चार्जेस के लिए लिखना हो, तो ये जो अपर लिमिट है वो 3 3 के बजाय क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। अब सही है।